हम्म, आज 21 मार्च 2026 है और मध्य पूर्व में जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने के लिए हमें कूटनीति की वो जो पुरानी किताबें हैं ना उन्हें अब किनारे रख देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब वो नियम काम नहीं कर रहे हैं। सही कहा। मतलब दशकों से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो एक तरह का शैडो वॉर या कहें कि छाया युद्ध चल रहा था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसकी जगह एक अभूतपूर्व, सीधा और विनाशकारी युद्ध छिड़ गया है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ठीक इसी स्थिति की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें बीबीसी और स्काई न्यूज़ की ताज़ा रिपोर्ट्स हैं। साथ ही हमने पीबीएस फ्रंटलाइन की कुछ बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट्रीज को भी शामिल किया है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों के जो हालिया विश्लेषण है वो भी हमारे पास है। हाँ, और अमेरिकी कांग्रेस यानी सीआरएस की जो नई रिपोर्ट्स आई हैं वो भी इस चर्चा का आधार हैं। तो इन सभी दस्तावेजों को एक साथ रखकर देखने का हमारा मकसद बहुत ही साफ है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये युद्ध अचानक कैसे भड़क गया, इसकी ऐतिहासिक जड़ें कितनी गहरी हैं, और सबसे अहम बात ये कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। एकदम सही। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। एक सख्त नियम है हमारा। जी, वो स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है। देखिए, हमारे सामने मौजूद इन रिपोर्ट्स में कई तरह की राजनीतिक विचारधाराओं के दावे हैं। मतलब वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों नजरियों वाले बेहद संवेदनशील तथ्य इनमें शामिल हैं। और हमारा काम यहाँ किसी भी देश, पक्ष या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ इन पन्नों में दर्ज तथ्यों को निष्पक्ष रूप से सुनने वालों के सामने रख रहे हैं, ताकि इस पूरी स्थिति को समझा जा सके। हाँ, क्योंकि जब युद्ध होता है तो सबसे पहले सच ही धुंधला होता है। क्या बात कही आपने। तो चलिए सीधे 28 फरवरी 2026 के उस दिन पर चलते हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे क्षेत्र को इस भयानक युद्ध में धकेल दिया? देखिए, 28 फरवरी को अचानक खबरें आने लगी कि इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन और अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया है। और इसके नतीजे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई। हाँ, और सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि उनके कई शीर्ष कमांडरों की भी जान गई। और बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकी। पहले 12 घंटों के भीतर ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर 900 से अधिक हवाई हमले किए। बाप रे, 12 घंटे में 900 हमले? बिल्कुल। और इसके जवाब में ईरान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने 9 अलग-अलग देशों में मौजूद अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर 400 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये जो पूरी स्थिति है मुझे किसी पुराने बांध की तरह लगती है। पुराने बांध की तरह? वो कैसे? देखिए, जैसे कोई बहुत बड़ा बांध हो जिसमें दशकों से दरारें पड़ रही हों और फिर एक दिन वो अचानक टूट जाए। क्या ये सब रातों रात हुआ या इसकी पटकथा पहले से लिखी जा रही थी? ये रातों रात बिल्कुल नहीं हुआ। इजरायल और अमेरिका ने इन 900 हवाई हमलों में मुख्य रूप से ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों और उन भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाया जहां बैलिस्टिक मिसाइलें रखी गई थीं। उन्होंने इसे एक प्रिवेंटिव वॉर का नाम दिया है। एक मिनट रुकिए, प्रिवेंटिव वॉर मतलब निवारक युद्ध? अगर कोई देश 12 घंटे के भीतर 900 हवाई हमले कर रहा है तो इसे निवारक कैसे कह सकते हैं? ये तो सीधे तौर पर एक आक्रामक युद्ध लगता है मुझे। यही तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में सबसे बड़ी बहस का मुद्दा है अभी। अमेरिका और इजराइल का तर्क है कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने का जो ब्रेकआउट टाइम था वो लगभग शून्य हो चुका था। अच्छा, मतलब वो कभी भी बम बना सकते थे? हाँ, और ईरान मध्य पूर्व में अपनी मिसाइलों का भंडार भी बहुत तेजी से बढ़ा रहा था। उनका मानना था कि अगर ईरान ने बम बना लिया तो उस पर हमला करना असंभव हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भविष्य के खतरे को रोकने के लिए आज ये हमला किया। समझ गया। तो ये बांध एक दिन में नहीं टूटा है। ये समझने के लिए कि आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हमें इतिहास के पन्नों को पलटना ही होगा। 1953 में चलते हैं। 1953 का वो साल सच में बहुत गहरा घाव है ईरानी इतिहास में। उस समय ईरान में मोहम्मद मोसादेग नाम के प्रधानमंत्री थे, जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए थे, है ना? बिल्कुल। और उन्होंने आते ही ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जो उस वक्त ब्रिटिश पेट्रोलियम के नियंत्रण में था। ओह, तो जाहिर है अमेरिका और ब्रिटेन को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई होगी। एकदम नहीं।
और इसीलिए CIA और MI6 ने मिलकर मोसादेक का तख्ता पलट कर दिया और शाह को सत्ता सौंप दी। मतलब सिर्फ अपने तेल और आर्थिक हितों के लिए एक देश के लोकतंत्र को कुचल दिया गया। हाँ, और इसी घटना ने ईरानी समाज में पश्चिमी देशों के खिलाफ एक ऐसा अविश्वास पैदा किया जो 1979 की इस्लामिक क्रांति का कारण बना। अयातुल्ला खुमैनी सत्ता में आए। और वो जो 444 दिनों तक चला अमेरिकी बंधक संकट था, वो भी तो इसी का नतीजा था ना? बिल्कुल। क्रांतिकारी छात्रों को डर था कि अमेरिका फिर से तख्ता पलट कर सकता है, और यहीं से ईरान ने अपनी रणनीति बदली और फॉरवर्ड डिफेंस या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाना शुरू किया। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, अगर मैं इसे आज की भाषा में समझूं तो क्या ये किसी बड़ी कंपनी के फ्रेंचाइजी मॉडल जैसा है? फ्रेंचाइजी मॉडल, ये बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब मूल कंपनी खुद मैदान में नहीं उतरती, बल्कि अलग-अलग इलाकों में अपनी फ्रेंचाइजी खोल देती है जो उसके लिए काम करती हैं। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह या गाजा में हमास। हाँ, और यमन में हूती विद्रोही। ईरान जानता था कि वो सीधे युद्ध में नहीं जीत सकता, इसलिए उसने ये प्रॉक्सी समूह बनाए ताकि अगर इजराइल कभी हमला करे तो युद्ध ईरान की सीमा पर नहीं बल्कि इजराइल के ही दरवाजे पर हो। एक तरह का ट्रिप वायर लगा दिया उन्होंने। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2015 में JCPOA यानी वो ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ था। हाँ, ओबामा प्रशासन के दौरान, जिसका मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना था। हाँ, लेकिन चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तो इसका बहुत कड़ा विरोध कर रहे थे। वो इसे एक बहुत बुरा सौदा बता रहे थे। तो क्या ये समझौता वाकई कोई स्थायी समाधान था या सिर्फ एक फौरी मरहम? नेतन्याहू की चिंता का कारण वही फ्रेंचाइजी मॉडल था। समझौते ने परमाणु कार्यक्रम तो रोक दिया, लेकिन ईरान के उस प्रॉक्सी नेटवर्क पर कोई लगाम नहीं लगाई। अच्छा, मतलब इजराइल को डर था कि जो पैसा प्रतिबंध हटने के बाद ईरान को मिलेगा, वो उसे अपनी इन्हीं फ्रेंचाइजियों को मजबूत करने में लगाएगा। बिल्कुल। और फिर 2018 में जब ट्रंप प्रशासन इस समझौते से बाहर आ गया तो उन्होंने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति लागू कर दी। यहीं से तनाव चरम पर पहुंचने लगा। और फिर 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या हुई, जो कि अगर हम उस फ्रेंचाइजी वाले उदाहरण पर वापस जाएं तो इस पूरे नेटवर्क के CEO थे। एकदम सही। सुलेमानी ने ही इन सारे गुटों को एक साथ जोड़ा था। तो अगर हम इसे एक शतरंज के खेल की तरह देखें तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास का इजराइल पर हमला हुआ। फिर इजराइल ने गाजा में हमास को खत्म किया। और उसके बाद सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह पर वो खौफनाक पेजर हमले हुए और हसन नसरल्लाह की मौत हुई। मतलब इजराइल ने धीरे धीरे ईरान के रिंग ऑफ फायर के सारे मोहरों को बोर्ड से हटा दिया, और अब राजा यानी ईरान बिना किसी ढाल के सीधे निशाने पर आ गया। यहाँ जो बात हैरान करने वाली है वो यही है, जब ये प्रॉक्सी नेटवर्क टूट गया तो ईरान पहली बार सीधे तौर पर सामने आ गया। जून 2025 का 12 दिवसीय युद्ध इसी का नतीजा था, जहां ईरान के परमाणु ठिकानों पर पहली बार सीधे हमले हुए थे। हाँ, और जब जनवरी 2026 में परमाणु वार्ता पूरी तरह विफल हो गई तो सीधा टकराव ही एकमात्र विकल्प बचा था। लेकिन युद्ध सिर्फ शतरंज के मोरे नहीं होते हैं। हम इस बिसात की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर रह रहे उन 9 करोड़ आम लोगों का क्या? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ईरान कोई छोटा देश नहीं है। वो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन को मिला दें तो भी उनसे बड़ा है। बिल्कुल। और मैंने पढ़ा कि जनवरी 2026 में ईरान के भीतर ही बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। लोग आर्थिक तंगी से बेहाल थे। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि शासन ने इन प्रदर्शनों को बड़ी बेरहमी से कुचला। इंटरनेट बंद कर दिया गया और 30,000 से अधिक नागरिकों की हत्या कर दी गई। 30,000, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और फिर जब फरवरी में विदेशी हमले शुरू हुए तो एक स्कूल पर हुए हवाई हमले में 153 लोग मारे गए, जिनमें कई बच्चे शामिल थे। हाँ। तो मतलब ये स्थिति ऐसी नहीं है जैसे कोई घर के अंदर लगी आग और बाहर आई बाढ़ के बीच फंस गया हो। आम ईरानी नागरिक के लिए तो ये बहुत भयानक है। वो चाहते क्या है असल में? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट इसी ग्रे एरिया को समझाती है। जब खामेनेई की मौत हुई तो कुछ प्रवासियों ने जश्न मनाया, लेकिन वहीं हजारों लोग शासन के समर्थन में शोक भी मना रहे थे। तो बहुसंख्यक जनता किस तरफ है? बहुसंख्यक जनता बीच में फंसी है। वो शासन से नफरत करते हैं, लेकिन वो इराक या अफगानिस्तान जैसे विदेशी सैन्य हस्तक्षेप और बर्बादी से खौफजदा भी हैं। वो नहीं चाहते कि उनका देश भी सीरिया बन जाए। लेकिन देखिए, ये संघर्ष सिर्फ मध्य पूर्व की समस्या नहीं है। इसका सीधा संबंध दुनिया की हर रसोई और हर फैक्ट्री से है। आप हॉर्मुज जलडमरू मध्य की बात कर रहे हैं ना? हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज,
जो सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन ये एक ऐसा ग्लोबल चौक पॉइंट है जिस पर पूरी दुनिया टिकी है। बिल्कुल। दुनिया का 27% तेल और 20% प्राकृतिक गैस यहीं से गुजरती है। और बात सिर्फ ऊर्जा की नहीं है। दुनिया का 30% यूरिया, यानी वो खाद जो खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है, वो भी यहीं से आता है। और कतर का हीलियम भी, जिसके बिना सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बन सकते। सही कहा। और ईरान ने इसे बंद करने की धमकी दी है और जहाजों पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसका आर्थिक प्रभाव तो बहुत भयंकर होने वाला है। बहुत ज्यादा। वॉर रिस्क इंश्योरेंस का प्रीमियम 4 से 5 गुना बढ़ गया है। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि अमेरिका का डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन $20 बिलियन का राजनीतिक जोखिम बीमा ऑफर कर रहा है। हाँ, और अमेरिकी नेवी जहाजों को एस्कॉर्ट करने की योजना बना रही है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भले ही अभी तेल की कीमतें $100 से नीचे हैं, क्योंकि अमेरिका में तेल उत्पादन ज्यादा है। हाँ, लेकिन अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो पूरी दुनिया में महंगाई और खाद्य संकट का विस्फोट हो सकता है। मतलब इतनी दूर हो रहे युद्ध की वजह से दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले इंसान का बजट बिगड़ सकता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी। बिल्कुल, एक भयानक डोमिनोज इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को अगर हम समेटें तो एक बात साफ है कि मध्य पूर्व का पुराना ढांचा पूरी तरह से टूट चुका है। और नया ढांचा अभी बना नहीं है। बिना किसी ठोस राजनीतिक समझौते के ये सिर्फ एक विनाशकारी शून्यता है। इसमें एक स्वाभाविक, शांत और लोकतांत्रिक व्यवस्था ला सकता है। ये बहुत ही गंभीर सवाल है। या फिर ये सिर्फ एक ऐसा भू राजनीतिक ब्लैक होल पैदा करता है जो आने वाले कई दशकों तक पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचता रहता है। इसी सवाल के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।